हेलो स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए आज का टॉपिक है आवर्त सारणी यानी पीरियोडिक टेबल। देखिए मैं बात करूं पीरियोडिक टेबल में, सबसे पहले आपको एक साइंटिस्ट का नाम याद करना है। उनका नाम है मेंडलीफ। मेंडलीफ ये ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहला आवर्त सारणी बनाया। मेंडलीफ, ये नाम रख लीजिए। मेंडलीफ ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहला पीरियोडिक टेबल बनाया, सबसे पहला आवर्त सारणी बनाया। तत्वों के लिए घर बना दिया, तत्वों के पास घर नहीं थे उस टाइम तक, यानी तत्व सारे बिखरे पड़े थे। इसके पहले बहुत से वैज्ञानिकों ने कोशिश जरूर किया था कि तत्वों को कहीं अरेंज किया जाए, एक सिस्टमैटिक क्रम से रखा जाए। कई वैज्ञानिकों ने कोशिश किया था, जिसमें डोबे, राइनर, न्यूलैंड, कई वैज्ञानिकों का नाम आता है। लेकिन मेंडलीफ ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने पूरी एक आवर्त सारणी बनाई, जिसमें हर तत्वों को कमरा दिया गया, रूम दिया गया कि वो कहां उनको रखना है। तो आपको पूछा जाए सबसे पहली आवर्त सारणी किसने बनाई, तो मेंडलीफ जो थे वो रूस के रहने वाले थे। ही वाज रशियन साइंटिस्ट, उनका घर रशिया में था। उन्होंने जब आवर्त सारणी को बनाया था तो उनके समय में एलिमेंट्स की संख्या 63 थी, लेकिन आज हमारे पास एलिमेंट्स 118 हो चुके हैं। मेंडलीफ ने जब आवर्त सारणी बनाया था तो उस समय आदर्श गैस, नोबल गैस या इनर्ट गैस एक भी नहीं थे, लेकिन आज हमारे पास 7 आदर्श गैस हो चुके हैं। तो इस तरीके से मेंडलीफ की शुरुआत हम कर रहे हैं, आवर्त सारणी की शुरुआत हो रही है। अब बात आती है कि जैसे हम बात करें सोडियम की, अगर हम सोडियम की बात करें तो यहां सोडियम का यहां पे 11 परमाणु क्रमांक होता है, 23 परमाणु भार होता है। जो ये नीचे लिखा जाता है ना, इसे हम लोग परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक कहते हैं। आप इसे जो है एटॉमिक नंबर भी कह सकते हैं इंग्लिश में। इसको जो है हम लोग कई नाम से जानते हैं, एटॉमिक नंबर भी कह सकते हैं, एटॉमिक नंबर, ठीक है। और बात आती है जो यहां ऊपर लिखा जाता है उसे हम लोग परमाणु भार कहते हैं। परमाणु भार का मतलब है एटॉमिक वेट कहा जाता है। इनको परमाणु भार कहते हैं या एटॉमिक वेट कहते हैं, या इनको हम लोग मास नंबर कहते हैं, ठीक है। मास नंबर भी आप कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एटॉमिक मास भी कह सकते हैं, यहां जो ऊपर लिखा जाता है। बस एक यही गड़बड़ी मेंडलीफ से हो गई थी। मेंडलीफ मानते थे कि तत्वों का प्रमुख लक्षण परमाणु भार है, एटॉमिक वेट है, मास नंबर है, एटॉमिक मास है। ऐसा मेंडलीफ मानते थे कि परमाणुओं का, तत्वों का मेन कैरेक्टर द्रव्यमान संख्या होता है, मास नंबर होता है। बस यही एक गड़बड़ी मेंडलीफ से हो गई थी। इसी वजह से मेंडलीफ की आवर्त सारणी को सुधारने की आवश्यकता पड़ी, और जिस वैज्ञानिक ने उनकी आवर्त सारणी को सुधारा उस वैज्ञानिक का नाम था मोजले। मोजलेव ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने मेंडलीफ की आवर्त सारणी को सुधारा, मेंडलीफ की आवर्त सारणी को जो इन्होंने इंप्रूव किया। यानी अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि सबसे पहली आवर्त सारणी किसने दिया, तो मेंडलीफ ने जो है कितने, उनके समय में तत्वों की संख्या क्या थी, तो 63। आज तत्व कितने हो चुके हैं, तो 118 हो चुके हैं। मेंडलीफ किस देश के रहने वाले थे, तो रसिया। इस तरीके से मेंडलीफ के समय आदर्श गैस कितने थे, तो 0, ठीक है। और इस समय आदर्श गैस कितने हो गए, तो 7 हो चुके हैं। मेंडलीफ के अनुसार तत्वों का प्रमुख लक्षण परमाणु भार था, द्रव्यमान संख्या था। आज के वैज्ञानिक तत्वों का प्रमुख लक्षण परमाणु क्रमांक को मानते हैं, एटॉमिक नंबर को मानते हैं। इस वजह से आधुनिक आवर्त सारणी बनाया, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया, वो बनाया मोजले ने। तो आपसे क्वेश्चन आ जाए आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया, तो मोजले का नाम टिक कर दीजिएगा। अब बात आती है कि चाहे मोजले की आवर्त सारणी हो चाहे मेंडलीफ की आवर्त सारणी हो, दोनों में हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जिसका कहीं स्थान निश्चित ही नहीं है, कोई पोजीशन फिक्स नहीं कर पा रहे हैं। बस केवल यही एक ऐसा एलिमेंट है जिसका कहीं स्थान निश्चित नहीं है। आपसे क्वेश्चन आता है कि वह कौन सा एलिमेंट है जिसका किसी भी आवर्त सारणी में कोई स्थान निश्चित नहीं है, तो आप बता देंगे हाइड्रोजन। हाइड्रोजन केवल एक ऐसा एलिमेंट है जो s ब्लॉक और p ब्लॉक दोनों में अपनी पोजीशन को शो करता है। आपको बनाने के लिए आवर्त सारणी में वो s ब्लॉक में दिखा दिया जाएगा, लिथियम के ऊपर हाइड्रोजन को दिखा दिया जाएगा। लेकिन हकीकत में है क्या कि जो फ्लोरीन है आपका p ब्लॉक में, फ्लोरीन के ऊपर भी हाइड्रोजन को रखा जाता है। तो कहने का मतलब हाइड्रोजन जो है वो 2 पोजीशन धारण करता है, क्योंकि यही एक ऐसा एलिमेंट है जो धातु और अधातु दोनों की भांति व्यवहार करता है। यही एक ऐसा एलिमेंट है जो इलेक्ट्रॉन को त्याग भी सकता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण भी कर सकता है। यही एक ऐसा एलिमेंट है। तो इस वजह से इसका पोजीशन फिक्स नहीं कर पा रहे हैं वैज्ञानिक, इसको रखें तो कहां रखें। हाइड्रोजन से कुछ क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं एग्जाम में। और जैसे मैं आपको बात करूं ईंधन के लिए, मैं बात करूं फ्यूल के लिए बात करूं, सबसे अच्छा फ्यूल जितने भी दुनिया में है, सबसे अच्छा फ्यूल वैज्ञानिक मानते हैं हाइड्रोजन को। आपसे क्वेश्चन आएगा सबसे अच्छा ईंधन है, आप टिक कर दीजिए हाइड्रोजन। लेकिन हाइड्रोजन का प्रयोग अभी हमारे घरों में नहीं हो रहा है, इसलिए इसे फ्यूचर फ्यूल कहते हैं। आपसे एग्जाम में आ जाए फ्यूचर फ्यूल मतलब भविष्य का ईंधन, ऐसा क्वेश्चन दे दे तो फ्यूचर फ्यूल आप टिक कर दीजिएगा, हाइड्रोजन को सही हो जाएगा। क्योंकि हमारे घरों में अभी इसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है, अभी इसका इस्तेमाल जहां पे भी हो रहा है, जिस तरीके से हो रहा है, वो हमारे दैनिक जीवन में यूज नहीं है।
अब इसका इस्तेमाल आप कह सकते हैं वैज्ञानिक कर रहे हैं, जैसे परमाणु अनुसंधान में कर रहे हैं, रॉकेट को चलाने में कर रहे हैं, वायुयान को चलाने में कर रहे हैं, तो वो बात की बात है, वहां का ईंधन अभी है, क्योंकि सबसे अच्छा ईंधन तो ऑलरेडी है, तो इसका इस्तेमाल वो वहां कर रहे हैं। लेकिन घरों में इस्तेमाल अभी जो हो रहा है वो एलपीजी का हो करते हैं, इस वजह से इनका नाम अभी है भविष्य का ईंधन। भविष्य में कभी एलपीजी खत्म होगा तो हो सकता है इसका इस्तेमाल भी हम शुरू करें। ओके स्टूडेंट्स, और बात आती है हाइड्रोजन से एक दो क्वेश्चन और आप याद करिए, आपको याद हो जाएगा। सबसे हल्का एलिमेंट पूछता है, लाइटेस्ट एलिमेंट, तो पूरे केमिस्ट्री में 118 एलिमेंट है, 118 में सबसे अगर हल्का की बात करेगा तो आप टिक करिए हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन का देखिए सिंबल इस तरीके से लिखा जाता है और हीलियम का सिंबल इस तरीके लिखा जाता है। तो कहने का मतलब हीलियम का परमाणु भार जो होता है 4 होता है और हाइड्रोजन का 1 होता है। इस वजह से आपको ध्यान रखना है कि आप सबसे हल्का में ये टिक करिएगा हाइड्रोजन को। हीलियम सेकंड नंबर पे हल्की कह सकते हैं, सेकंड लाइटेस्ट एलिमेंट ऑफ द इन द केमिस्ट्री, तो आप हीलियम को टिक कर सकते हैं। जब आपको सबसे हल्का पूछा जाए और हाइड्रोजन आपके ऑप्शन में ना मिले तो आप हीलियम टिक कर देंगे, वहां से हो जाएगा। और एक क्वेश्चन याद कर लीजिए, देखिए ब्रह्मांड की बात करेगा एग्जाम में, ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा एलिमेंट पाया जाता है? यूनिवर्स की बात करेगा तो यूनिवर्स में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला जो एलिमेंट है यूनिवर्स में वो हाइड्रोजन है सबसे ज्यादा, क्योंकि यूनिवर्स की बात कर रहा है, वो वायुमंडल की बात नहीं पूछ रहा है एग्जाम में। वायुमंडल की बात जब पूछेगा तो आप टिक करिए नाइट्रोजन, लेकिन यूनिवर्स की बात कर रहा है ब्रह्मांड में, तो ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा तारे भरे हुए हैं। तो तारे जो होते हैं उसमें इतने विशाल तारे होते हैं कि उसमें हाइड्रोजन का ही वो बने होते हैं, तो हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होता है, वहां पे नाभ के संलयन प्रक्रिया हो रही होती है, इसलिए वो इतने हीट होते हैं, इतने गर्म होते हैं और इतनी उष्मा निकाल रहे होते हैं। तो ब्रह्मांड की बात करें, यूनिवर्स की बात करें, सबसे ज्यादा कौन सा एलिमेंट पाया जाता है? तो आप टिक करिए हाइड्रोजन को लेकर के। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि फ्लाइंग बलून यानी उड़ने वाले गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है, तो देखिए फ्लाइंग बलून की बात करेगा, फ्लाइंग बलून, तो फ्लाइंग बलून में आप टिक कर दीजिएगा क्या, कोई कंफ्यूजन नहीं। फ्लाइंग बलून की बात करेगा तो आप हीलियम को टिक करिए, उड़ने वाले गुब्बारे में हीलियम गैस भरी जाती है, क्योंकि ये आदर्श गैस भी है, साथ में ये ज्वलनशीलता का नेचर नहीं रखती है, सेकंड नंबर पे हल्की भी है। तो हाइड्रोजन, अगर आपको फ्लाइंग बलून में कौन सी गैस भरी जाती है ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए उड़ने वाले गुब्बारे में और हीलियम ऑप्शन में नहीं दिया है, ठीक है, तो आप हाइड्रोजन को टिक कर देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं, वहां से ही हो जाएगा। कभी कभी हीलियम ऑप्शन नहीं मिलेगा तो ये मिल जाता है, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी आपको हीलियम को देना है। दूसरा, आपको उड़ने वाले जो है गुब्बारे की बात हो गई। अगर आपको एरोप्लेन की बात करेगा, एरोप्लेन के टायर में पूछता है एग्जाम में, तो एरोप्लेन के टायर की बात करेगा तो कोई कंफ्यूजन नहीं, पहले आप नाइट्रोजन को टिक करिए। देखिए आपको जैसा बता रहे हैं उस हिसाब से चलिए, अपडेट रहना चाहिए। नाइट्रोजन का इस्तेमाल करने लगे हैं वैज्ञानिक, लेकिन अगर नाइट्रोजन ऑप्शन में ना मिले तो आप चले जाइए हीलियम के साथ, ठीक है, यानी सेकंड प्रायोरिटी आप टिक करिएगा हीलियम को लेकर के। नाइट्रोजन का बहुत ज्यादा यूज है, बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं वैज्ञानिक। जैसे हम लोगों के घर, हम लोग जो गाड़ियां चलाते हैं 2 व्हीलर 4 व्हीलर, उसके टायर में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। हम लोग टायर में या तो हवा भराते हैं या तो उसमें नाइट्रोजन भराते हैं, तो कहीं कहीं नाइट्रोजन ए लिखा होता है वहां भराते हैं, कहीं कहीं हवा भराते हैं, तो हवा कई गैसों का मिश्रण है, उसमें कई गैसें पाई जाती हैं और हवा में सबसे ज्यादा जो गैस पाई जाती है वो नाइट्रोजन है 78%। तो आप वहां भी देख रहे हैं नाइट्रोजन बहुत ज्यादा है। नाइट्रोजन का नेचर होता है प्रिजर्वेटिव का, वो किसी चीज को सड़ने से बचाती है। तो कहने का मतलब चिप्स के पैकेट में आपको क्वेश्चन पूछेगा, जो चिप्स वगैरह खाते हैं बच्चे या जो चिप्स वगैरह खा रहे हैं सब लोग, वो चिप्स के पैकेट में जो गैस भरी जाती है वो नाइट्रोजन भरी जाती है। क्यों? क्योंकि वो जो है खाद्य पदार्थों को सड़ने से बचाती है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको पूछे तो नाइट्रोजन को टिक करिएगा, वहां सही हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, वायुमंडल में सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाई जाती है? तो नाइट्रोजन टिक करिएगा। ये एक इंट्रोडक्शन बताया अभी आवर्त सारणी का, इस तरीके से आप शुरुआत करिए। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनके लिए जैसे क्वेश्चन आते हैं, जैसे पॉइंट बताए जाते हैं, उस हिसाब से पढ़ना शुरू करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, आवर्त सारणी की बेसिक चीजें तो बता ही दूंगा मैं आपको, लेकिन जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस हिसाब से आप ज्यादा चलेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। आप इसी चीज को हमें बताइए, फटाफट हम रिवाइज करते हैं। आप मुझे बताइए सबसे पहले आवर्त सारणी किस वैज्ञानिक ने बनाया था? तो मेंडलीव ने बनाया था। मेंडलीव कहां के रहने वाले थे? मेंडलीव रशिया के रहने वाले थे, यानी मेंडलीव रूस के रहने वाले थे। आप मुझे बताइए मेंडलीव के समय में कितने तत्व खोजे गए थे? उनके समय में 63 एलिमेंट खोजे गए थे, अभी कितने हो चुके हैं? 118। आप मुझे बताइए मेंडलीव के समय में आदर्श गैस कितने थे? आदर्श गैस उस समय 0 थे, अभी कितने हो चुके हैं? आदर्श गैस 7 हो चुके हैं। मेंडलीव के अनुसार तत्वों का प्रमुख लक्षण क्या था? बताइए, तत्वों का प्रमुख लक्षण जो था मेंडलीव के अनुसार वो था क्या? परमाणु भार यानी द्रव्यमान संख्या। आज के वैज्ञानिक तत्वों का प्रमुख लक्षण किसको मानते हैं? आज के वैज्ञानिक मानते हैं कि तत्वों का प्रमुख लक्षण जो है वो परमाणु क्रमांक है। इसलिए आधुनिक आवर्त सारणी बनाने की आवश्यकता पड़ी। आप मुझे बताइए आधुनिक आवर्त सारणी किस वैज्ञानिक ने बनाया था? तो आधुनिक आवर्त सारणी सबसे पहले मोजले नामक वैज्ञानिक ने बनाया था। मोजले मानते थे तत्वों का प्रमुख लक्षण परमाणु क्रमांक है, एटॉमिक नंबर है, इसलिए मेंडलीव की आवर्त सारणी सुधारना पड़ा। ठीक है,
अब आप हाइड्रोजन को लेकर के कई क्वेश्चन आपको याद हो चुका है, भविष्य का ईंधन, सबसे अच्छा ईंधन, इस तरह के क्वेश्चन पूछेगा तो आप टिक कर लेंगे। अभी आप बताइए टोटल आदर्श गैस इस समय कितने हैं, तो 7 हो चुके हैं। अगर 7 हो चुके हैं तो हम लोग पहले की बात करें फर्स्ट की। फर्स्ट जो आदर्श गैस है वो हीलियम है। कौन सा है? हीलियम है। पहला जो आदर्श गैस है उसे हम लोग हीलियम के नाम से जानते हैं, इसका सिंबल होता है He, परमाणु क्रमांक होता है 2। दूसरा हम आदर्श गैस की बात करें तो वो है नियॉन। देखिए नियॉन का जो सिंबल है वो होता है Ne, क्योंकि स्पेलिंग आप देख रहे हैं इस तरीके से लिखेंगे, तो नियॉन का सिंबल होता है Ne और उसका परमाणु क्रमांक होता है 10। तीसरा आप याद करिए नंबर थर्ड याद करेंगे ऑर्गन। ऑर्गन जो होता है वो इसका आप जान ही रहे हैं, ऑर्गन का सिंबल क्या है? Ar और परमाणु क्रमांक होता है 18, यानी 18। नंबर 4 याद करेंगे क्रिप्टॉन। नंबर 4 याद करिए क्रिप्टॉन या क्रिप्टन, जो अभी आप कहते हो, इस तरीके से याद कर लीजिए क्रिप्टन। तो क्रिप्टन जो होता है इसका सिंबल होता है Kr और परमाणु क्रमांक होता है 36। ओके स्टूडेंट्स, ये हो गए 4। अब हम पांचवा आदर्श गैस आप लिखेंगे जेनॉन। कौन सा लिखेंगे? जेनॉन लिखेंगे। जेनॉन मतलब ये है Xe, इसका सिंबल Xe, ठीक है, इसका सिंबल है Xe, परमाणु क्रमांक इसका होता है 54। याद हो रहा है? और नंबर 6 रटिए, नंबर 6 है रेडॉन। रेडॉन का जो सिंबल है, रेडॉन का जो सिंबल है वो क्या होता है? इसका सिंबल होता है Rn। आप Ra मत लिख दीजिएगा क्योंकि Ra से रेडियम हो जाता है। इसका परमाणु क्रमांक है 86, यानी 86। फिर हम बात करें नंबर 7 की। नंबर 7 जो एलिमेंट है वो है अनअनऑक्टियम। अनअनऑक्टियम, ये आप एलिमेंट याद कर लीजिए। अनअनऑक्टियम, ये जो अनअनऑक्टियम है, अनअनऑक्टियम को 2 बार अनन लिखना है फिर ऑक्टियम लिखना है। अनऑक्टियम, इसका जो सिंबल है अनऑक्टियम का, क्योंकि अनन 2 बार है तो यू 2 बार रहेगा और ओ स्मॉल रखिएगा क्योंकि पहला ही लेटर केवल कैपिटल हो सकता है, बाकी सब स्मॉल रहते हैं। परमाणु क्रमांक 118। इस तरीके से आपको ये 7 आदर्श गैस इस समय हो चुके हैं। यहां से क्वेश्चन आते हैं। उड़ने वाले गुब्बारे की बात करेगा तो आप हीलियम को टिक करिएगा, ठीक है। ये नहीं मिलेगा तो हाइड्रोजन आप जानते ही हैं। हम बात करें ऑर्गन की, देखिए मैं आपको बताऊं, अच्छा हीलियम का एक यूज और बता देता हूं। एक्चुअल में जो गोताखोर होते हैं, जो ऑक्सीजन का सिलेंडर लिए रहते हैं, जितने भी ऑक्सीजन सिलेंडर होते हैं ना, उन सभी ऑक्सीजन के साथ थोड़ी मात्रा में इस गैस को मिलाया जाता है, हीलियम को। खासकर गोताखोर जो सिलेंडर लेकर के पानी में उतरते हैं, जो डाइवर्स होते हैं, वो जो पानी में जा रहा है गोताखोर, वो जो सिलेंडर लेके जा रहा है उसमें तो हीलियम मिक्स करना पड़ता है, क्योंकि हीलियम मिक्स करेंगे तभी वो बाकायदा जो है डिजॉल्व होती है। जब वो सांस खींचते हैं तो ब्लड में डिजॉल्व हो जाती है अच्छे से, तो प्रॉब्लम नहीं आती। और जो अगर ये हीलियम ना मिलाएं तो उनका वेन्स और आर्टरीज जो है फटने का खतरा रहता है पानी के अंदर। तो हीलियम पूछा जाता है क्वेश्चन कि ऑक्सीजन के साथ थोड़ी मात्रा में कौन सी गैस मिलाई जाती है, तो आप हीलियम को टिक करिए। आर्गन को लेकर के क्वेश्चन पूछा जाता है, जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है, विद्युत बल्ब की बात करेगा। देखिए जब इलेक्ट्रिक बल्ब की बात करेगा तो आप आर्गन को टिक करिएगा, लेकिन उससे पहले एक प्रायोरिटी जानते रहिए। विद्युत बल्ब की बात करेगा तो पहले नाइट्रोजन ढूंढिएगा। आपसे पूछेगा विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है, तो आप नाइट्रोजन टिक करिएगा। नाइट्रोजन नहीं मिलता है तो आप आर्गन के साथ जाइएगा, सेकंड प्रायोरिटी में रखिए इनको। तो अब यहाँ पे ये क्वेश्चन तैयार हुआ आपका। अब आती है बात की CFL। देखिए पहले जो है CFL लोग यूज करते थे। CFL का पूरा नाम आप जानते हैं, इसका पूरा नाम है कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लाइट। कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लाइट, ये जो है CFL का पूरा नाम है। एक्चुअल में CFL इस्तेमाल पहले होता था कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लाइट। इसमें जो गैस भरी जाती थी, या आप कह सकते हैं जो ट्यूबलाइट्स जलती है उसमें जो गैस भरी जाती थी, उसमें जो है आपको टिक करना है नाइट्रोजन प्लस मरकरी। मरकरी का जो वेपर होता है वो नाइट्रोजन के साथ मिक्स कर दिया जाता है तो वो गैस भरी जाती है। मरकरी के कारण वो आपको सफेद दिखता है। जो CFL होता है, जो ट्यूबलाइट होता है, वो मरकरी के कारण आपको सफेद दिखाई देता है। लेकिन आपको ट्यूबलाइट या CFL पूछ रहा है एग्जाम में और ऑप्शन में नाइट्रोजन प्लस मरकरी नहीं दिया है, तो आपको ऑप्शन में आर्गन प्लस मरकरी देगा, तो आप उसको टिक कर दीजिएगा, क्योंकि जहां पे नाइट्रोजन नहीं होगा बल्ब के केस में वहां आर्गन होगा। आर्गन के साथ हम जो है मरकरी को मिला करके टिक कर लेंगे। अब बात आती है कि देखिए पांचवा जो लिखा है ना, ये पांचवा बल्ब के केस में सारे बल्ब आप जान चुके हैं। एलईडी वगैरह में कोई आजकल जो एलईडी आ रही है उनमें कोई गैस नहीं होती। एलईडी बनाया ही गया है इसी वजह से कि गैसों का कंजप्शन कम हो और वोल्टेज कंजप्शन कम हो और हर तरफ लाइट बराबर में भी गिर सके, तो वो बहुत अच्छे मेथड से बनाया जा रहा था, उसका कोई इशू नहीं है। अब बात आती है जेनॉन की। जेनॉन को देखिए 3 नाम से जानते हैं, आपको परीक्षाओं में मिलेगा स्ट्रेंजर गैस, अपरिचित गैस, आप इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रेंजर गैस। स्ट्रेंजर गैस मिलेगा, अपरिचित गैस मिलेगा, अजनबी गैस मिलेगा, किसे कहते हैं।
परीक्षा में पूछता है, तो आप जेनान को टिक कर दीजिए। जेनान इसलिए टिक कर दीजिए क्योंकि जेनान जो है ये फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ, जो फ्लोरीन है और ऑक्सीजन के साथ ये क्या करती है, क्रिया कर लेती है, रिएक्ट कर लेती है। किसके साथ? फ्लोरीन के साथ और ऑक्सीजन के साथ ये क्रिया कर लेती है, रिएक्ट कर लेती है, जिस वजह से इस पूरी फैमिली में कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो किसी अन्य एलिमेंट के साथ क्रिया करती हो। तो जेनान ही है जो क्रिया करती, इस वजह से जेनान को जो है बोला गया विचित्र गैस, ये अजनबी गैस है, अपनी फैमिली से थोड़ा सा अलग नेचर शो करती है। उस फैमिली में रखा गया क्योंकि इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है इनके साथ मैच होता है। जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना, सबका आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं हीलियम को छोड़ करके, तो जिस वजह से सब में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो जेनान के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन है, तो उस फैमिली का ये मेंबर माना जाता है। लेकिन वो कभी कभी फ्लोरीन और ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेता है, इस वजह से जो है जेनान को वैज्ञानिकों ने अपरिचित गैस का नाम बोला है, अपरिचित गैस या विचित्र गैस का नाम बोला है। तो आप मुझे बताइए, उड़ने वाले गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? गुब्बारे में उड़ने वाले में आप कहेंगे सर उसमें जो है हीलियम गैस भरी जाती है। ऑक्सीजन के साथ थोड़ी मात्रा में कौन सी गैस मिलाई जाती है? हीलियम मिलाई जाती है। आप मुझे बताइए, मेरा आपसे क्वेश्चन होगा सभी लोगों से, क्वेश्चन ये होगा कि विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? विद्युत बल्ब में देखिए, विद्युत बल्ब में नाइट्रोजन भरी जाती है। जब वो ना मिले आपको तब आप टिक कर दीजिएगा क्या? आर्गन। और अगर सपोज करिए आपको जो है वो नहीं मिलता है और आपको क्वेश्चन मिल जाए कि ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरते हैं, सीएफएल में कौन सी गैस भरते हैं, तो सीएफएल की बात करेगा, ट्यूबलाइट की बात करेगा ना, तो सीधा सीधा आप आ जाइएगा किसमें? आर्गन। ये नाइट्रोजन प्लस मरकरी देखिएगा, उन्हीं मिलेगा तो आर्गन प्लस मरकरी देखिएगा। बहुत टफ नहीं है, याद करना, जो पॉइंट बता रहे हैं उन्हीं पॉइंट्स को लाइन से याद करते जाइए, दिक्कत नहीं होगी स्टूडेंट्स, ठीक है? आप सटीक आंसर कर पाएंगे। और केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री में आपको सही तरीके से नॉलेज मिल पाएगा और एकदम डिटेल में लेके चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़िए और परीक्षाओं को क्रैक करेंगे। देखिए अब हम बता रहे हैं आपको इसके आगे की बात। जो ब्लॉक है आवर्त सारणी में 4 ब्लॉक है, ठीक है? कितने ब्लॉक हैं? 4 ब्लॉक हैं आवर्त सारणी में। अगर हम ब्लॉक की बात करें, सपोज करिए हम यहाँ एस ब्लॉक लिखें, एस ब्लॉक, एसपीडीएफ 4 ब्लॉक आप जानते ही हैं। पहले ब्लॉक में, एस ब्लॉक में 2 ग्रुप है, पहला और दूसरा। पहले ग्रुप में हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, ये 7 एलिमेंट हैं। दूसरे ग्रुप में हम बात करें तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्सियम, बेरियम और रेडियम, ये 6 एलिमेंट हैं, ठीक है स्टूडेंट्स? अब बात आती है कि ये तो चलो ठीक है, आपको याद हो गया। हम लोग पी ब्लॉक की बात करें, पी ब्लॉक की तरफ अगर हम बढ़ते हैं पी ब्लॉक की तरफ बात करें तो पी ब्लॉक में आप जानते हैं सबसे यहाँ पे होता है बोरान, फिर है कार्बन, फिर है नाइट्रोजन, फिर है ऑक्सीजन, फिर है फ्लोरीन और उधर है आपका नियॉन। नियॉन के जस्ट ऊपर होता है हीलियम और फ्लोरीन के ऊपर यहाँ हाइड्रोजन माना जाता है कि यहाँ भी हाइड्रोजन है, कोई दिक्कत नहीं है। एल्युमिनियम, ये एल्युमिनियम हो गया, ये है सिलिकॉन, ये है फास्फोरस, ये है सल्फर, ये है क्लोरीन और ये है आर्गन, ठीक है? और हम बात करें तो यहाँ पे गैलियम, यहाँ पे जर्मेनियम, यहाँ पे आर्सेनिक, यहाँ पे सेलेनियम और यहाँ पे ब्रोमीन और यहाँ क्रिप्टन आप जानते हैं, ठीक है? और यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे इंडियम, टिन, एंटीमनी और टेलुरियम, फिर आयोडीन और यहाँ पे है आपका क्या? क्रिप्टन बाद आता है जेनो, आयोडीन तक पहुंच गए हम लोग। अब बात आती है थैलियम की, लेड की, बिस्मथ की, ठीक है, पोलोनियम की और एस्टेटिन की, ये बात आती है। और यहाँ पे आपका आ जाएगा सीधा जिनान के बाद आप पहुंच जाएंगे सीधा किस पे? रेडॉन पे। और लास्ट में एनोनॉक्टियम है, फिर एनोनसेप्टियम है, इस तरीके से करके और एलिमेंट यहाँ पे हैं। वो ज्यादा रेडियोएक्टिव एलिमेंट है, ज्यादा उनका कोई खास यूज नहीं है। अभी आप इनसे क्वेश्चन निकल के आपको आते हैं। बीच में डी ब्लॉक होता है, आप जानते हैं बीच में कौन सा ब्लॉक होता है? बीच में डी ब्लॉक है। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में डी ब्लॉक है और इनके नीचे एफ ब्लॉक होता है, ठीक है स्टूडेंट्स? सारे एलिमेंट्स आपको पढ़ना नहीं, जो एलिमेंट्स मैं लिख रहा हूं वो उनका, उनमें से कुछ विशेष एलिमेंट आप याद कर लीजिए। जैसे मैं बात करूं डी ब्लॉक में कुछ एलिमेंट, तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज। वैसे तो 10 का लाइन होता है लेकिन यहाँ मैं 5 का लिख बना रहा हूँ, फिर उसके नीचे लिख दे रहा हूँ। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज। फिर यहाँ पे हो जाएगा फेरस, फिर यहाँ हो जाएगा कोबाल्ट, निकिल, फिर यहाँ हो जाएगा कॉपर, यहाँ हो जाएगा जिंक, ठीक है? फिर टेरियम, जिरकोनियम, नायोबियम, मॉलिब्डेनम, टेक्नीटियम। फिर यहाँ पे आ जाएगा रूथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, यहाँ आ जाएगा सिल्वर, यहाँ आ जाएगा कैडमियम, ठीक है? फिर यहाँ आ जाएगा लैंथनम, हाफियम, फिर यहाँ पे आ जाएगा टंगस्टन, टंगस्टन सिंबल डब्ल्यू होता है, टंगस्टन। फिर यहाँ पे आ जाएगा ये, और फिर यहाँ पे ऑस्मियम, फिर इरिडियम, फिर प्लैटिनम, फिर
फिर गोल्ड है, फिर मरकरी से एलिमेंट डी ब्लॉक में है, फिर नीचे एफ ब्लॉक मिलेगा जिसमें आपको एक्टिनम से शुरुआत होती है। ये लैंथेनम है, वो शुरुआत होती है एक्टिनम से, कोई दिक्कत नहीं है। आपको मेन एलिमेंट याद करिए। देखिए हाइड्रोजन के बारे तो इसके बारे में बहुत सी बातें आप जान चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। अब बात आती है कि सबसे हल्की धातु, लाइटेस्ट मेटल की बात करेगा, लाइटेस्ट मेटल, तो सबसे हल्की धातु आप लिथियम को टिक करिएगा। सबसे हल्का गैस कहेगा, सबसे हल्का तत्व कहेगा तो हाइड्रोजन टिक करिएगा, ठीक है। सबसे हल्का धातु कहेगा तो आप लिथियम टिक करिए, क्योंकि हाइड्रोजन धातु और धातु दोनों में आता है, इस वजह से इनको जो है ये दोनों कैरेक्टर शो करने लगते हैं, इस वजह से इनको जो है सबसे हल्की धातु में नहीं टिक करना है। सबसे हल्की धातु कहेगा तो लिथियम टिक करिएगा। सोडियम, सोडियम ऐसा मेटल है जो केरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है, याद रखेंगे। सोडियम एक ऐसा मेटल है, एक ऐसा तत्व है, याद रखिए। तत्व में धातु, अधातु, उपधातु तीनों आ जाते हैं। क्वेश्चन आ जाए कौन सा ऐसा तत्व है जो केरोसिन तेल में रखा जाता है, तो सोडियम। कौन सा ऐसा मेटल है जो केरोसिन तेल में रखा जाता है, तो सोडियम, ठीक है। आप जानते हैं, ये आपको पता चल गया। सीजियम जो है इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव, सबसे प्रबल धन विद्युतीय तत्व है सीजियम, ठीक है। आप लिथियम और सोडियम ऐसे मेटल हैं जिनको आप चाकू से भी काट सकते हैं, इतने मुलायम होते हैं। इवन पोटेशियम ऑल्सो, तो यहां तक जो है ये लोग नाइफ से काटे जा सकते हैं, है तो मेटल लेकिन चाकू से काटे जा सकते हैं। कैल्शियम बच्चों को सबको पता होता है, बच्चा बच्चा जानता है, दांतों और हड्डियों में होता है। स्ट्रोंसियम पटाखों में लाल रंग का कारण, जो पटाखे हम दगाते हैं, जो क्रैकर्स दगाते हैं, पटाखों में लाल रंग का रीजन है स्ट्रोंसियम। आपसे क्वेश्चन पूछेगा पटाखों में लाल रंग का कारण क्या है, तो स्ट्रोंसियम टिक करिए। आपसे क्वेश्चन पूछेगा पटाखों में हरे रंग का कारण क्या है, तो बेरियम टिक करिए। बेरियम, ये आप याद कर लीजिए, बेरियम, ठीक है। अब आप पी ब्लॉक से बता देते हैं। देखिए वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाती है नाइट्रोजन, आपको पता है। वायुमंडल में हर गैसों का परसेंटेज आपको याद होता है, नहीं याद है उसको रट डालिए। नाइट्रोजन 78% है, फिर ऑक्सीजन 21% है, फिर आर्गन 0.94% है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है। उसके बाद बात आती है नियॉन की, तो 0.0018%, फिर आती है हीलियम, फिर 0.0005% और लास्ट में ओजोन आता है। पॉइंट के बाद 5 का 0 रहेगा, फिर 1 रहेगा, ठीक है। ओजोन की मात्रा एटमॉस्फेयर में सबसे कम होती है। ओजोन हमारे एटमॉस्फेयर में कम है, लेकिन आप यहां से अगर समतापमंडल की ओर बढ़ेंगे, स्ट्रेटोस्फीयर की ओर बढ़ेंगे, तो ओजोन की मात्रा, वहां पे ओजोन लेयर है जो हमें सूर्य से आने वाली परावैगनी किरणों से बचाती है। हम अगर वो किरणें धरती पर आएंगी ना, तो मनुष्य को स्किन डिजीजेस तमाम होंगी, इस वजह से वो जो है बचाती है हमें जो है प्रोटेक्ट करती है। तो आपको वहां से वो पॉइंट याद रहेगा कि ओजोन जो है क्या करती है, सुरक्षा करती है। ओजोन के लेयर में छेद होने का कारण क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, सीएफसी है, ये आप जानते ही हैं। सीएफसी कहां से निकलती है, एसी और फ्रिज से निकलती है, कुछ परफ्यूम से निकलती है। ये सारी बात आपको पता है, नहीं पता तो याद कर डालिए। एक वैज्ञानिक का नाम रटिएगा ओजोन के साथ, उनका नाम है डॉब्सन। डॉब्सन ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने सारी कहानी ओजोन की बताई, क्यों छेद हो रहा है ओजोन में, क्या रीजन है। तो डॉब्सन नामक ये वैज्ञानिक का मात्रक बनाया गया। ओजोन परत की मोटाई किसमें मापते हैं, तो डॉब्सन इकाई में, यहां से रट लीजिए। डॉब्सन यूनिट में ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है, ठीक है। ये बातें हो गई ओजोन को लेकर के। आप जानते हैं हमारी पृथ्वी में सबसे अधिक पाई जाने वाली जो मेटल है वो एल्युमिनियम होती है। एल्युमिनियम अगर आपको ऑप्शन ना मिले तो आप आयरन टिक कर दीजिएगा, अगर एल्युमिनियम ऑप्शन नहीं मिलता है तो आयरन टिक कर दीजिएगा, Fe, ठीक है। एल्युमिनियम 8% है, Fe 5% है। धरती के अंदर की बात हो रही है। हमारी धरती में सबसे ज्यादा पाए जाने वाले जो एलिमेंट है पूरे 118 में, वो ऑक्सीजन है। सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है, 46% होता है। तो सबसे ज्यादा पाया जाने वाला नॉन मेटल पूछेगा तो ऑक्सीजन टिक कर दीजिएगा, सबसे ज्यादा पाया जाने वाला मेटल पूछेगा तो एल्युमिनियम टिक कर दीजिएगा, ठीक है। और आपको मैं पूछूं हमारी धरती में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला मेटलॉयड यानी उपधातु पूछेगा, उपधातु, तो सिलिकॉन टिक कर दीजिएगा। सिलिकॉन 27% के आसपास होती है हमारी पृथ्वी में, ठीक है। और बात आती है कि सिलिकॉन का प्रयोग करते हैं टीवी और ट्रांजिस्टर में, जो आईसी जो चिप लगे हुए हैं, मोबाइल में जो चिप लगे हुए हैं, उसका निर्माण करने में सिलिकॉन का प्रयोग होता है। सिलिकॉन ऑप्शन नहीं देगा तो जर्मेनियम दे देगा, जर्मेनियम को टिक कर दीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ये लेड, लेड एक ऐसी धातु है जो है तो मेटल लेकिन विद्युत की कुचालक होती है। जितने मेटल होते हैं सारे सुचालक हैं, सारे कंडक्टर है, लेकिन यही एक धातु है जो विद्युत की कुचालक मतलब इंसुलेटर है, जिसमें करंट का प्रवाह नहीं होता। तो वह कौन सी धातु है जिसमें करंट नहीं बहता, लेड। लेड का सिंबल क्या है, पीबी। देखिए पोलोनियम, पोलोनियम एक देश का नाम है। वह कौन सा एलिमेंट है जो एक देश का भी नाम है, पोलोनियम। जिस तरीके से क्वेश्चन आते हैं उसी तरीके से हमारे मुंह से जो है जवाब भी निकलता है, उसी तरीके से हम पढ़ाते भी हैं, ताकि आपको उसे सटीक वही क्वेश्चन करने का जो है प्रैक्टिस बढ़े। आयोडीन एक ऐसी मेटल है जो, आयोडीन एक ऐसी नॉन मेटल है, मतलब अधातु है जो चमकती है। चमकने का नेचर धातुओं का होता है, धातुओं का नहीं, लेकिन वो एक नॉन मेटल है फिर भी चमक होती है।
और आयोडीन की कमी से व्यक्ति को घेंघा नामक रोग होता है, ग्वाइटर होता है गले में, आपको पता है वहां पे, ठीक है। और हम बताते हैं सबसे प्रबल ऋण विद्युती, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज फ्लोरीन, आप जानते हैं। उड़ने वाले गुब्बारे में हीलियम याद हो चुका है, विद्युत बल्ब में नाइट्रोजन मिलेगा, नहीं तो आर्गन मिलेगा, ये याद हो चुका है। अपरिचित गैस, विचित्र गैस हमने बताया पहले आपको, जना ये रट गया आपको पी ब्लॉक से, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पे इस तरीके से ब्रोमीन। ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो कमरे के ताप पर, रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में रहता है। ब्रोमीन पूछेगा वह कौन सा धातु है जो कमरे के ताप पर, रूम टेम्परेचर पर रहता है। धातु कहेगा तो आप पारा टिक करिए, ठीक है। धातु कहेगा तब, कमरे का ताप का मतलब 25 डिग्री सेल्सियस। पारा जो होता है वो द्रव अवस्था में होता है। पारा नहीं देगा तो गैलियम दे देगा, गैलियम भी द्रव अवस्था में होता है। गैलियम परमाणु क्रमांक 31, ये गैलियम में दे देता है आपको, क्या जो है इस तरीके से दे देगा कि पारा नहीं मिलेगा तो गैलियम। धातु पूछेगा तब, अधातु वह कौन सा, अधातु वह कौन सा नॉन मेटल है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है, तो आप ब्रोमीन टिक कर दीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स। अब बात आती है इसमें से जो मेन एलिमेंट थे वो लगभग मैंने सभी चर्चा कर दिया आपको। माचिस की तीली पर जानते हैं लाल फास्फोरस होता है, हमारी हड्डियों और दांतों में सफेद फास्फोरस होता है, सफेद को पीला फास्फोरस भी कहते हैं। ये जो कार्बन है, कार्बन के अपरूप है ग्रेफाइट और डायमंड, तो ग्रेफाइट और डायमंड से क्वेश्चन आता है, इसको भी याद कर लीजिए, ग्रेफाइट और हीरा, इसे क्वेश्चन आते हैं। देखिए ग्रेफाइट एक ऐसा नॉन मेटल है, क्योंकि कार्बन नॉन मेटल होता है इसलिए ग्रेफाइट भी नॉन मेटल होगा। ग्रेफाइट का सिंबल भी कार्बन होगा सी, और हीरा का सिंबल भी कार्बन होगा सी, कोई कंफ्यूजन नहीं। तो हीरा और ग्रेफाइट दोनों का सिंबल सी है। ग्रेफाइट एक ऐसी नॉन मेटल है जो विद्युत की सुचालक होती है तो नॉन मेटल लेकिन कंडक्टर है, करंट बह जाता है। पेंसिल को छीलिए आगे और पीछे से, किसी बोर्ड में लगाइए और पीछे टच करिए तो करंट मार देगा आपको। क्यों मार देगा? क्योंकि उसके पीछे वो ग्रेफाइट जो पड़ी है उसके अंदर ना, वो विद्युत का कंडक्टर है, लाइट को फ्लो करेगा, ठीक है। तो इस वजह से उसको कभी करिएगा नहीं। और बात आती है हीरा। हीरा जो है डायमंड, विश्व का सबसे कठोर पदार्थ है, इससे कठोर कोई है ही नहीं है। द हार्डेस्ट मैटर ऑन अर्थ, विश्व का सबसे कठोर पदार्थ, तो आप हीरा टिक कर दीजिए। हीरा का प्रयोग कांच काटने में, ग्लास काटने में किया जाता है, कटिंग ऑफ ग्लास हीरा का प्रयोग किया जाता है। विश्व का सबसे कठोर पदार्थ पूछे हीरा, लेकिन विश्व का कठोर धातु, सबसे कठोर धातु तो क्रोमियम, सबसे कठोर धातु की बात करें तो क्रोमियम। अलग अलग क्वेश्चन का अलग अलग आंसर है। मनुष्य को सबसे पहले तांबा का ज्ञान हुआ, कॉपर का ज्ञान हुआ था। और यहाँ पे देखिए पैलेडियम, हवाई जहाज और समुद्री जहाज की जो बॉडी बनाते हैं पैलेडियम धातु से बनाते हैं। अगर ये धातु नहीं उपलब्ध है तो एल्युमिनियम का इस्तेमाल कर लेते हैं, एल्युमिनियम एलॉय के रूप में इस्तेमाल करेंगे, इसके साथ और धातु मिक्स करेंगे तब जाके हवाई जहाज की बॉडी बनाई जाती है। तो एल्युमिनियम आपको परीक्षा में अक्सर मिलता है। फिलहाल प्रायोरिटी में पैलेडियम वैज्ञानिक देते हैं, ये नहीं मिलेगा तो आपको ये मिलेगा, ठीक है। अब बात आती है विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट है वो टंगस्टन धातु का बना होता है। टंगस्टन का सिंबल क्या है? W। टंगस्टन धातु से बना होता है जो विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है। क्यों? क्योंकि पिघलता नहीं है। सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट टंगस्टन का है पूरी केमिस्ट्री में, 3500 लगभग 3500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए पिघलने के लिए। तो पिघलेगा नहीं, वो हमेशा जो है सही रहता है। हाँ, फ्यूज हो जाए दूसरी बात है, क्योंकि क्षमता 100 वाट की है, लाइट 200 वाट आ जाए तो वो फ्यूज होने का कारण दूसरा होता है, लेकिन वो पिघलता नहीं, वो टूट के गिर जाएगा उसी में, ठीक है। और यहाँ पे देखिए एजी मतलब सिल्वर। सिल्वर जो है विद्युत और उष्मा का सबसे बेस्ट कंडक्टर है, सबसे तेज करंट बहता है, सबसे तेज जो है बर्तन गर्म होगा किसका? चांदी का। ये बेस्ट कंडक्टर होता है। आपको यहाँ तक बातें याद हो गई। और हम बता दें यहाँ पे सबसे महंगा धातु आप प्लेटिनम टिक करिए, सबसे महंगी धातु, लेकिन प्लेटिनम से पहले एक प्रायोरिटी रखिए यूरेनियम को लेकर के। यूरेनियम एफ ब्लॉक का एलिमेंट है जो यहाँ नीचे बनाया जाता है एफ ब्लॉक, उसके लिए यूरेनियम याद कर लीजिए। यूरेनियम सबसे महंगी धातु है। अगर ये नहीं मिला ऑप्शन में तो प्लेटिनम मिलेगा, प्लेटिनम भी नहीं मिला ऑप्शन में तो गोल्ड टिक करिए, एयू। देखिए यहाँ लिखा है एयू, ये गोल्ड का सिंबल है, ठीक है। सबसे महंगी धातु यूरेनियम, ये नहीं मिला तो प्लेटिनम, ये नहीं मिला तो गोल्ड। इस तरीके से आप टिक कर देंगे। और यहाँ पे कुछ टाइटेनियम को भविष्य की धातु कहते हैं, फ्यूचर मेटल कहते हैं। भविष्य में कभी इसका इस्तेमाल होगा तो हम अर्थ क्रस्ट के अंदर से और नीचे से निकालेंगे इसको, वहां पे टाइटेनियम है तो वहां से इसको निकाल के अपने भविष्य में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो टाइटेनियम को भविष्य की धातु कहा जाता है। निकिल, जो आपको पूछा है जाए हाइड्रोजनीकरण, मतलब वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं। वेजिटेटिव ऑयल से वेजिटेटिव घी बनाने में कैटलिस्ट इस्तेमाल किया जाता है, निकिल का उपयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा है तो आप इसको याद रखिए, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब यहाँ पे टेरियम, जिरकोनियम, नाइबियम और टेक्नेटियम, ये आपको जो मेन एलिमेंट था वो मैं बता रहा हूँ। देखिए सबसे भारी, सबसे हैवी जो एलिमेंट है वो है ऑस्मियम। सबसे भारी धातु का है तो भी ऑस्मियम टिक करिए, आपका आंसर सही हो जाएगा।
सबसे भारी तत्व क्या है, तो वे ऑस्मियम टिक करिए, आपका आंसर सही हो जाएगा। बिल्कुल कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा। आपको इस तरीके से जो मेन पॉइंट है वो मैंने यहाँ पे दिया है ताकि आपको ये चैप्टर पूरा कवर कर सकें और आपसे दिक्कत ना हो। ठीक है स्टूडेंट्स, एफ ब्लॉक में बात करें तो यूरेनियम सबसे महंगा धातु बताया, और यूरेनियम हमारे नाभिकीय रिएक्टर में इस्तेमाल होता है ईंधन के रूप में। इस वजह से आप जो है इसका जो है जानते रहिए कि ग्रेफाइट वगैरह वहां पे यूज किया जाता है। तो वो पूरी कहानी रेडियो एक्टिविटी चैप्टर में मैंने पढ़ाया है। तो आवर्त सारणी पूरा इस तरीके से पढ़िए, इस वे में आपको ये सारे पॉइंट दिमाग में रखिए और उससे जो है कि आप काफी क्वेश्चन कर पाएंगे। देखिए केमिस्ट्री पढ़ना चाह रहे हैं ना, तो बस वीडियो को क्या करना है, ध्यान से देखना है, 1-2 बार वॉच करना है, आपका पूरा केमिस्ट्री प्रिपेयर होता चला जाएगा। तो करना क्या है, टीचरों के साथ लगे रहना है। जो बेस्ट टीचर है वो आपको समझा के पढ़ाते ही हैं, उनको ध्यान से सुनिए, जब टाइम मिले तब सुनिए। सुनने में क्या जा रहा है, सुनने से आपकी चीजें वो याद होती जाएंगी और आप जो है अपने आप में ग्रो करना स्टार्ट कर देंगे, आप सही क्वेश्चन करने लगेंगे और सही क्वेश्चन करेंगे तो आपका चयन हो जाएगा। स्टूडेंट्स चलिए इतना जो है तैयार करिए और इसी के साथ जो है आज ये इतना हम लोग तैयार करते हैं और इसके बाद जब नेक्स्ट दिन मुलाकात होगी तो नए चैप्टर के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।